हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स विद मोना मैम क्लासेस में। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमें जो है ग्लोबल एंटरप्राइज के बारे में पढ़ना था। लास्ट हमने पिछली 2 क्लासेस में जो है प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर के बारे में पढ़ा है और भी काफ़ी चीज़ें पढ़ी है। आप जो है पिछली क्लास ज़रूर देखिए और फिर ये क्लास देखना स्टार्ट कीजिए। अगर नहीं भी स्टार्ट पिछली क्लास नहीं भी देखी तो भी यहाँ से भी समझ में, मतलब अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ ये आपको ये टॉपिक समझ में आएगा इस क्लास से। ओके, ग्लोबल एंटरप्राइज क्या होता है? ग्लोबल एंटरप्राइज मीन्स ग्लोबली जो एंटरप्राइज है, ग्लोबली जो कंपनी काम करती है, लाइक मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल क्या, कई सारे नेशंस में जो है ये कॉरपोरेशन है, ये कंपनी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एमएनसी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या फिर कंपनीज। मतलब एक से ज़्यादा नेशंस में जिस कंपनी को इस्टेब्लिश किया गया है, जो कंपनी इस्टेब्लिश्ड है, वर्क कर रही है, वो हमारी ग्लोबल एंटरप्राइज कहलाती है। इन लास्ट 2 डिकेड्स और MNCs have played an important role in the Indian economy। लास्ट 2 डिकेड्स से जो है MNCs हमारे इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। MNCs कंपनीज बहुत ज़्यादा है हमारे इंडिया में, और इससे क्या हो रहा है? इससे हमारी जो है डेवलपमेंट अच्छी हो रही है इंडिया की। They have become a common features of most developing companies in the world. MNCs, as is evident from what we see around us, are gigantic corporations which have their operations in a number of countries। तो MNCs जिनकी मतलब बहुत बड़ी कॉरपोरेशन है ये, इनके बहुत सारे नंबर ऑफ कंट्रीज़ में इनके ऑपरेशन चल रहे हैं। लाइक एप्पल, इंडिया में भी है एप्पल इंडिया, और गूगल के ऑफिस इंडिया में भी है। और बताओ और कौन कौन सी है? तो बहुत सारे हैं ना, ये डोमिनोज और ये सब भी MNCs ही तो है, ये हमारे इंडिया की थोड़ी है, बाहर की तो है। दे आर कैरेक्टराइज, तो यहाँ पे जॉब कौन कर रहा है? हमारे यहाँ के लोग जॉब कर रहे हैं, हमें जॉब मिल रहा है ना इनसे। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर ह्यूज साइज, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। तो MNCs की खूबियाँ क्या है? ये बहुत बड़ी साइज़ में होती हैं, इनके जो है प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। हम छोटी दुकान खोल लेते हैं, वो उतने नहीं बिकते ना, बट इनके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, वैरायटीज़ होती है इनके प्रोडक्ट्स की, इनकी सर्विस अच्छी होती है, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं ये लोग MNCs कंपनी। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ होती है इनकी, अच्छी होती है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। पूरी स्ट्रेटजी के साथ ही ये किसी नेशन में अपना बिजनेस ऑपरेशन करते हैं। एंड नेटवर्क ऑफ ऑपरेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इनके नेटवर्क भी तो रहते हैं, अलग अलग देशों में काम करते हैं ये, अलग अलग देशों में इनकी कंपनीज सेटअप है, तो इनके नेटवर्क भी क्या है? अच्छे हैं अलग अलग देशों में। ग्लोबल एंटरप्राइजेज दस आर ह्यूज इन, बच्चों ये एक बच्चा रो रहा है सामने वाली बिल्डिंग के फ्लैट में, उसको इग्नोर करना। ओके गाइस, global enterprise thus are huge industrial organizations which extend their industrial and marketing operations through a network of their branches in several। तो जो है हमारे ग्लोबल एंटरप्राइजेस का, इसके नेटवर्क तो बहुत सारे देशों में है, बहुत सारे देशों में काम कर रहा है। इसके जो है वहाँ पे वहाँ की गवर्नमेंट और जो है लोगों से काफ़ी, मतलब ये डीलिंग आराम से कर सकता है अलग अलग नेशन में, क्योंकि इसके जो है ब्रांचेस बहुत सारे कंट्रीज़ में हैं। These enterprises operate in several areas producing multiple products। इनको ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये बहुत सारे प्रोडक्ट बेचते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेचते हैं MNCs। विथ देयर बिजनेस स्ट्रेटजी एक्सटेंडिंग ओवर अ नंबर ऑफ कंट्रीज, और इनकी बिजनेस स्ट्रेटजी इतनी स्ट्रांग होती है कि ये जो है बहुत सारे कंट्रीज़ में जो है इसको एक्सटेंड करते जाते हैं, एक्सटेंड होता है इनका। तो बिजनेस स्ट्रेटजी तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और MNC वो ऐसे ही MNC नहीं बन गई, पहले उसने अपने देश में खोला होगा अपनी कंपनी, धीरे धीरे उसकी बिजनेस स्ट्रेटजी ऐसी है कि उसने फिर किसी दूसरे देश में खोला, तीसरे में खोला, चौथे में खोला, ऐसे वो बढ़ता चला गया। MNC मतलब क्या? एक से ज़्यादा देशों में। ओके, मल्टीनेशंस। They do not aim at maximizing profit from one or two product, but instead spread their branches all over। इनका जो मोटिव ये नहीं होता कि सिर्फ एक प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट से जो है ये अपना प्रॉफिट कमाने के पर्पज़ से कर रहे हैं, नहीं, इनका बस बढ़ाना है अपने बिजनेस को, अलग अलग नेशंस में खूब कमाना है, खूब बढ़ाना है। सॉरी।
सॉरी गाइस, फीचर्स देखते हैं। द कॉरपोरेशन हैव डिस्टिंक्ट फीचर्स विच डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम अदर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, पब्लिक सेक्टर कंपनीज एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो इनके जो फीचर्स अलग होते हैं इन कंपनीज से, आइए देखते हैं। फर्स्ट, ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज। इनका जो है पैसा बहुत होता है, ये इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़े अमाउंट में करते हैं, लार्ज स्केल पे करते हैं, ह्यूज कैपिटल होता है इनके पास। These enterprises are characterized by possessing huge financial resources. MNCs के पास huge financial resources रहता है and ability to raise funds from different sources. और इनकी इतनी ability रहती है कि ये कई सारे sources से जो है अपने funds को raise कर सकते हैं। सिर्फ एक product बेच के ये अपना fund raise नहीं करते, बहुत सारे sources होते हैं इनके। They are able to tap funds from various sources. They may issue equity shares. Equity shares जो है ये इशू करते हैं। शेयर होल्डर्स होते हैं इनके बहुत सारे, और जहाँ शेयर होल्डर्स होते हैं किसी कंपनी के, तो ये इतनी बड़ी कंपनीज होती है कि इनका एक शेयर भी जो है काफ़ी अच्छी खासी कीमत पे बिकता है। इनके 1-2-3% के शेयर भी आप इनके लिए तो बहुत मतलब महंगा पड़ता है। तो ये वहाँ से जो है अपना जो है कैपिटल वहाँ से भी रेज़ करते हैं, डिबेंचर्स बेचते हैं, बॉन्ड्स वगैरह से पब्लिक से जो है रेज़ करते हैं। दे आर ऑल्सो इन अ पोजिशन टू बोरो फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इनकी इतनी पोजीशन रहती है, इतने कैपेबल रहती है कि किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई इंटरनेशनल बैंक जो है इनको आराम से लोन दे देता है, इंटरनेशनल बैंक्स। दे इंजॉय क्रेडिबिलिटी इन द कैपिटल मार्केट। तो क्रेडिबिलिटी रहती है इनकी, इनके विश्वसनीय है इन पे, तो भाई चल रहा है बिजनेस, ऐसे इतने सारे नेशंस में तो नहीं चल रहा है, तो इनको जो है इनको क्रेडिबिलिटी की वजह से इनको काफ़ी फ़ायदा मिलता है मार्केट में। लोग ज़्यादा इनके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, लोग ज़्यादा यहाँ पे शेयर्स में पैसा लगाते हैं। इवन इन्वेस्टर्स एंड बैंक्स ऑफ द होस्ट कंट्री आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन देम। जो ये दूसरे नेशन में जाके काम कर रही है एमएनसीज, वहाँ के भी जो इन्वेस्टर्स है वो भी जो है इसमें इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको भाई हाई रिटर्न मिलता है ना। ये कंपनी जो है, कोई एमएनसी है, बहुत बड़े अमाउंट पे प्रॉफिट कमा रही है, तो ये डिविडेंड भी तो बड़ा ही देगी। Because of their financial strength, they are able to survive under all circumstances. तो इनकी जो है सर्वाइवल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, इनका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये जो है अगर कोई छोटी मोटी चीज़ें आती भी है, ऐसी कोई दिक्कतें भी, तब भी ये आराम से सर्वाइव कर जाती है, क्योंकि पैसा बहुत है। सेकेंड, फॉरेन कोलैबोरेशन। भाई अलग अलग देशों में इनकी अगर कंपनीज है, ये वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, तो क्या फॉरेन कोलैबोरेशन नहीं होगा इनका? होगा। ग्लोबल एंटरप्राइजेस यूजुअली एंटर इनटू एग्रीमेंट विथ इंडियन कंपनीज pertaining to the sale of technology, production of goods, use of brand names for the final products etc. तो जो ग्लोबल एंटरप्राइजेस होती है, ये पहले एग्रीमेंट करती है इंडियन कंपनीज के साथ, ताकि जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी को सेल कर सके, जो प्रोडक्शन कर सके अपने प्रोडक्ट्स का, गुड्स का, अपने ब्रांड नेम को यूज़ कर सके, यूज़ ऑफ ब्रांड नेम्स फॉर द फाइनल प्रोडक्ट्स में ब्रांड नेम का यूज़ कर सके। दीज एमएनसीज में कोलैबोरेट विथ कंपनीज इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो ये क्या करती है? मिलती है, एग्रीमेंट करती है, कोलैबोरेशन करती है, पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर ये कंपनीज से मिल के काम करती है। देयर आर यूजुअली वेरियस रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेज इन द एग्रीमेंट रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, प्राइसिंग, डिविडेंड पेमेंट, tight control by foreign technicians etc. Big industrial houses wanting to diversify and expand have gained by collaborating with MNCs in terms of patents, resources, foreign exchange etc. तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो होती है, ये क्या चाहती है? इनके जो एक्सपेंड कर सके, इनके साथ कोलैबोरेशन करे, कि MNCs के साथ कोलैबोरेशन कर सके इन टर्म्स में, पेटेंट्स में, रिसोर्सेज और फॉरेन एक्सचेंज एक्सेट्रा में। बट एट द सेम टाइम these foreign collaboration have given rise to the growth of monopolies. तो जब ये foreign collaboration होता है, तब इससे क्या होता है? मोनोपोलीज को बढ़ावा मिलता है। एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू मैंस। अगर मान लो कोई एमएनसी है, इसके पास एक प्रोडक्ट है, ये आई यहाँ के किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर के साथ, पब्लिक सेक्टर के साथ कोलैबोरेशन कर लिया, इसने हाथ मिला लिया, ठीक है। अब जो है इसके पास प्रोडक्ट है, इन्होंने हाथ मिला लिया, हम तो नहीं बना, हम यही प्रोडक्ट को बेचेंगे, हम लेके सब, तो इन्होंने इसका रेट बहुत हाई कर लिया। इनकी मोनोपोली चल रही है, तो मतलब ये बहुत कम कुछ लोग हैं जो मोनोपोली में है, तो ये मिलके काम कर रहे हैं।
एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, हाँ भाई इनकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड रहती है। दीज एंटरप्राइजेस पोजेस टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटीज़ इन देयर मेथड ऑफ प्रोडक्शन। इनके पास पैसा बहुत है, कैपिटल बहुत है, तो ये टेक्नोलॉजी भी तो एडवांस ही यूज़ करेगी, तभी तो इतना आगे ग्रोथ करती है। दे आर एबल टू कन्फर्म टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी स्पेसिफिकेशन। तो इनके जो है जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल के, सबको ये क्वालिफाई आराम से कर लेते हैं, इनकी क्वालिटी अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा होता है। दिस लीड्स टू इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस of the country in which such corporation operate since they are able to optimally exploit local resources and raw material। तो जो है इससे क्या होता है, इनका जो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस जो होता है कंट्री का वो बढ़ता है, और जो है ये एक्सप्लॉइट भी करती है वहाँ की लोकल रिसोर्सेज को, रॉ मटेरियल्स को। आपने कई कंपनीज ऐसा सुना होगा किसी देश में बंद है बट वो इंडिया में चल रही है, क्यों? वो जो हमारे यहाँ जो इतनी रिसोर्सेज है रॉ मटेरियल से, ये उसको बना रहे हैं, बेच रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं ना, हमारे यहाँ की रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। कंप्यूटराइजेशन एंड अदर इन्वेंशंस हैव कम ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट प्रोवाइडेड बाय एमएनसीज। तो ये कंप्यूटर वगैरह हमारे यहाँ कैसे आए? एमएनसीज के थ्रू ही तो आए। अब बता दो, हम जितने भी ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं कंप्यूटर वगैरह, क्या हम ये बाहर के प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते? करते हैं। हमारे यहाँ उतनी अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है अभी, अब धीरे धीरे आ रही है बट नहीं है, हम अभी भी तो ज़्यादातर हम बाहर के ही यूज़ करते हैं प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स मोस्टली। प्रोडक्ट इनोवेशन, दीज एंटरप्राइजेज आर कैरेक्टराइज्ड बाय having highly sophisticated research and development departments engaged in the task of developing new products। तो इनके जो रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स ये बिल्कुल ही मतलब अच्छे से engaged रहते हैं कि ये न्यू प्रोडक्ट्स बनाते रहे और सुपीरियर डिज़ाइन दे, मतलब ऐसे मार्केट में ना टॉप पे रहते हैं, ये आसपास कोई टक्कर नहीं दे पाता इन एमएनसीज के, इनके प्रोडक्ट इनोवेशन को। क्वालिटेटिव रिसर्च रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट विच ओनली ग्लोबल एंटरप्राइजेज कैन अफोर्ड। तो जैसे आजकल Xiaomi का हम फ़ोन यूज़ करते हैं, Realme का यूज़ करते हैं ना, तो सस्ते में अच्छा फ़ोन मिल जाता है इसलिए यूज़ करते हैं। इनकी क्वालिटी अच्छी है, हैंग कम करता है। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़, द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ ऑफ ग्लोबल कंपनीज आर फार मोर इफ़ेक्टिव दैन अदर कंपनीज़। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो होती है इनकी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है बाकी कंपनीज से, तभी तो ये अलग अलग नेशंस में, मल्टी नेशंस में काम कर रहे हैं, क्योंकि इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी अच्छी है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। दे यूज़ एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। तो ये क्या एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं कि भाई मुझे टॉप पे जाना है तो जाना है, मुझे करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं करूँगा। In order to increase their sales in the short period, they possess a more reliable and up-to-date market information system। तो ये अपने प्रोडक्ट को जो है उसकी सेल को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिलायबल और अप-टू-डेट मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ करते हैं कि आज की मार्केट में क्या डिमांड है, मैं वो प्रोडक्ट बनाऊँ जो मेरा प्रोडक्ट चले। तो ये इन सब चीज़ों में ये बिल्कुल अप-टू-डेट रहते हैं, पीछे नहीं रहते गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की तरह, हम जो दे रहे हैं तुम वही यूज़ करो, ऐसा नहीं होता। ये देखते हैं कि नहीं कस्टमर को क्या चाहिए, वो उसको प्रोवाइड कराने में लग जाते हैं, अप टू डेट रहते हैं और प्रोवाइड करा भी देते हैं। देयर एडवर्टाइजिंग एंड सेल प्रमोशन टेक्निक्स आर नॉर्मली वेरी इफेक्टिव। एडवर्टाइजमेंट भी खूब करते हैं ये लोग, प्रमोशन अपनी सेल्स का खूब करते हैं ताकि जो है हर एक कस्टमर कंज्यूमर के पास इनकी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, तभी तो प्रोडक्ट के बारे में जब हमें जानकारी मिलेगी तभी तो हम खरीदेंगे उसको, है ना। तो इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, एडवर्टाइजिंग और सेल प्रमोशन टेक्निक्स बहुत ही परफेक्ट होता है, इफेक्टिव रहता है। सिंस दे ऑलरेडी हैव कार्व्ड आउट अ प्लेस फॉर देमसेल्व्स इन द ग्लोबल मार्केट and their brands are well known, selling their products is not a problem। जब इनके ब्रांड्स इतने वेल नोन हो गए, एप्पल को कौन नहीं जानता है, तो एप्पल को क्या भाई अब घर घर जाके बोलना पड़ेगा कि मेरे भाई प्रोडक्ट खरीद लो, ये एप्पल है बहुत अच्छा है तो नहीं ना, सबको पता है एप्पल का प्रोडक्ट कैसा है। खरीदेंगे जब पैसा आ जाएगा तो लोग खरीदेंगे, वही प्रोडक्ट खरीदेंगे क्योंकि वो बेस्ट प्रोडक्ट माना जा रहा है आज की डेट में। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी, देयर ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज़ एक्सटेंड। तो जो इनकी जो एक्सपेंशन करते हैं ये अपनी मार्केट टेरिटरी में, देयर ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज़ एक्सटेंड बियॉन्ड द फिजिकल बाउंड्रीज ऑफ देयर ओन कंट्री। तो ये सिर्फ एक ही कंट्री में सीमित नहीं रहते हैं, ये बाउंड्रीज है मान लो अमेरिका की, क्या ये सिर्फ अमेरिका में बिजनेस करेगा, नहीं, या ना जाने कहाँ कहाँ कौन से देशों में जाएगा बिजनेस करने के लिए। देयर इंटरनेशनल, तो इनका एक्सपेंशन बहुत है।
टेरिटरी में, एक ही टेरिटरी में लिमिट नहीं है। देयर इमेज ऑल्सो बिल्ड्स अप एंड देयर मार्केट टेरिटरी एक्सपेंड इनेबलिंग देम टू बिकम इंटरनेशनल ब्रांड। और फिर क्या, जब ये अपनी टेरिटरी से बाहर आ गए, बहुत सारे देशों में इन्होंने खोल लिया, तो ये एक इंटरनेशनल ब्रांड बन गए हैं। They operate through a network of subsidiaries, branches and affiliates in host countries। तो host countries, जिस कंट्री में इनकी subsidiaries रहती है, इनकी बहुत सारी branches रहती है, तो और जो भी affiliates होते हैं होस्ट कंट्री में, तो उसके थ्रू जो है इनका नेटवर्क जो है ऑपरेट रहता है। ड्यू टू देयर giant size they occupy a dominant position in the market। तो इनके बहुत बड़े साइज होने की वजह से जो है इनका एक डोमिनेंट पोजिशन रहता है मार्केट में। 7th, centralized control। They have their headquarter in their home country and exercise control over all branches and subsidiaries। तो एक जो इनका हेडक्वार्टर ज़रूर रहता है ना। एप्पल का हेडक्वार्टर कहाँ है, कमेंट करके बताइए। तो एप्पल अपने हेडक्वार्टर से ही अपनी सब्सिडरीज़ को चलाता है ना, चाहे किसी भी नेशन में हो, इंडिया हो, चाइना हो, कहीं भी हो ना। However, this control is limited to the broad policy framework of the parent company। There is no interference in day-to-day operation। But day-to-day operation में तो ये इंटरफेयर नहीं करेगा। जब बहुत ही ज़्यादा लॉस होने लगेगा, पता चलेगा अरे यहाँ तो मेरा बिजनेस चल ही नहीं रहा है, हेडक्वार्टर में पता चलेगा, गूगल के हेडक्वार्टर में पता चलेगा, तो वो तब जाके एक्शन लेगी ना। अब डे टू डे छोटी मोटी चीज़ों में क्या चल रहा है वो उतना तो नहीं देखेगा। तो हमारा ग्लोबल एंटरप्राइज का टॉपिक ख़त्म हो गया है और अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जॉइंट वेंचर। सो स्टार्ट करते हैं गाइस। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज यू हैव स्टडीड अर्लियर कैन बी अ वेरियस टाइप्स, प्राइवेट और गवर्नमेंट ओन्ड और ग्लोबल एंटरप्राइज। तो 3 टाइप के हमने पढ़ लिए, प्राइवेट, गवर्नमेंट ओन्ड एंड ग्लोबल एंटरप्राइज हमने पढ़ लिया। नाउ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इफ इट सो डिजायर्स कैन जॉइन हैंड्स विथ अनदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। एक ये बिजनेस है, एक ये बिजनेस है, इन दोनों ने हाथ मिला लिया, तो अब ये क्या हो गए, जॉइंट हो गए, तो जॉइंट वेंचर कहलाने लगे, है ना। सो यही है, जॉइंट वेंचर, जॉइंट हो गए कंपनीज। दे टू ऑर्गेनाइजेशन मे बी प्राइवेट, गवर्नमेंट ओन्ड और अ फॉरेन कंपनी। तो किसी भी टाइप की कंपनीज होती है जो आपस में जॉइंट वेंचर बना सकती है। व्हेन टू बिजनेस एग्री टू जॉइन टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस एंड म्यूचुअल बेनिफिट इट गिव्स राइज टू जॉइंट वेंचर। ये डेफिनेशन ये आप आराम से लिख सकते हैं। जब 2 कंपनीज जो है हाथ मिलाती है, ज्वाइन करती है, अपना एक कॉमन पर्पस या म्यूचुअल बेनिफिट के लिए बिजनेस रन करती है जॉइंटली, तो उसको जॉइंट वेंचर कहते हैं। बिजनेस of any size can use joint venture to strengthen long term relationship or to collaborate on short term। तो ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी रहता है और शॉर्ट टर्म के लिए भी जॉइंट वेंचर रहता है। ओके, जॉइंट वेंचर कैन बी फ्लेक्सिबल डिपेंडिंग अपॉन द पार्टीज रिक्वायरमेंट। तो दोनों पार्टीज को, दोनों बिजनेस को, दोनों ऑर्गेनाइजेशन को क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो है जॉइंट वेंचर फ्लेक्सिबल रहता है। दीज नीड टू बी क्लियरली स्टेटेड इन अ जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट टू अवॉइड। और ये सब चीज़ें जो भी उनकी इच्छाएं हैं जॉइंट वेंचर्स के थ्रू, हम क्या कमाना चाहते हैं, हमारा जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स, सब कुछ ये क्लियरली लिखते हैं ताकि आगे जाके कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो। A joint venture may also be the result of an agreement between 2 business in different countries। 2 अलग अलग कंट्रीज़ में है बिजनेस और वो दोनों भी जो है जॉइंट वेंचर ओपन कर सकते हैं। इन दिस केस देयर आर सर्टेन प्रोविजन प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट्स ऑफ द 2 कंट्रीज। तो दोनों कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट है उनके भी कुछ प्रोविज़न्स आएंगे। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग कंपनीज से जॉइंट वेंचर बना रहे हो, तो आपको कुछ प्रोविज़न्स फॉलो करने पड़ेंगे दोनों कंट्रीज़ के गवर्नमेंट के, विच विल हैव टू अधर टू, मतलब मानना पड़ेगा। Thus, we see that joint venture may mean many things depending upon the context we are using it in. But in a broader sense, a joint venture is the pooling of resources and expertise by 2 or more businesses to achieve a particular goals. तो जॉइंट वेंचर का मतलब यही होता है कि मेरी कंपनी है और ये दूसरी कंपनी, हम दोनों की एक्सपर्टीज़ है, हम दोनों के रिसोर्सेज है, रॉ मटेरियल, हमने मिलके कुछ बनाया और हमारा एक पर्टिकुलर गोल है कुछ भी अचीव करने का, तो हमने मिलके काम किया, तो ये जो है जॉइंट वेंचर
है, ठीक है। द रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ द बिजनेस आर ऑल्सो शेयर, तो जो भी रिस्क होगा या जो भी हमें रिवॉर्ड मिलेगा, रिवॉर्ड क्या होता है बिजनेस का, प्रॉफिट ही तो रिवॉर्ड होता है, तो ये आपस में शेयर करेंगे। द रीजंस बिहाइंड द जॉइंट, और ये सब जो है जॉइंट वेंचर के जो एग्रीमेंट होता है उसमें लिखा जाता है कितना जो शेयर का पार्ट रहेगा, कौन सी कंपनी का किसका, सब कुछ लिखा जाता है। इक्वल है तो इक्वल लिखा जाएगा। द रीज़न बिहाइंड द जॉइंट वेंचर ऑफन इंक्लूड बिजनेस एक्सपेंशन, इसका जो मेन रीज़न क्या, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना। दो कंपनी है, एक ये 100 करोड़ की कंपनी है, दूसरी भी 100 करोड़ की कंपनी है, अब दोनों मिलके एक जॉइंट वेंचर बना लेती है तो ये 200 करोड़ की कंपनी हो गई ना, है ना। तो एक्सपेंशन हुआ, और एक्सपेंशन साथ में कैसे हो, जैसे मारुति सुजुकी, ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है। मारुति सुजुकी कहाँ की कंपनी थी, जापान की, मारुति कहाँ की, इंडिया की। अब मारुति सुजुकी दोनों मिल गई, सुजुकी का नाम इंडिया में भी हुआ, इसने अपने रिसोर्सेज लगाए, गाड़ियाँ बेची, साथ में क्या इंडिया में भी इसके कस्टमर बन गए और इसके कस्टमर जापान में भी बन गए, है ना। तो दोनों का क्या हुआ, बिजनेस एक्सपेंशन। डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स और मूविंग इनटू न्यू मार्केट्स, साथ ही नए प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट हुआ। पहले अकेली मारुति इतनी नहीं चल रही थी या जो भी है सुजुकी इतनी नहीं चल रही, तो दोनों मिल गए ना। अब दोनों का नाम था, इसका नाम था मारुति का, उसका फ़ायदा उठाया सुजुकी ने, और यहाँ पे दोनों मिल के, और उसकी जो टेक्नोलॉजी थी इसमें आई, और दोनों ने मिल के जो है खूब मतलब अच्छी गाड़ियाँ बनाई। और इनके साथ में क्या हुआ, इनके नए मार्केट्स में सुजुकी को इंडिया का नया मार्केट मिल गया, ऐसा, ठीक है। पर्टिकुलरली इन अनदर कंट्री इट इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली कॉमन फॉर कंपनीज टू क्रिएट जॉइंट वेंचर विद अदर बिजनेस कंपनीज एंड फॉर्म स्ट्रेटेजिक अलायंस विद दैम। द रीजन फॉर दीज अलायंस मे बी कॉम्प्लीमेंट्री कैपेबिलिटीज एंड रिसोर्सेज सच एज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का फ़ायदा मिला, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, इन सब का फ़ायदा मिलता है जॉइंट वेंचर में इन दोनों कंपनीज को। दिस काइंड ऑफ जॉइंट वेंचर 2 और मोर पेरेंट कंपनीज एग्री टू शेयर कैपिटल, तो इसमें ये जो है 2 या 2 से ज़्यादा कंपनियों के बीच में जॉइंट वेंचर होता है, और इसमें ये क्या करती है, ये एग्री करते कि शेयर करेगी अपने कैपिटल, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स, रिस्क, रिवॉर्ड, सब कुछ शेयर करते हैं जॉइंट वेंचर में इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एंटिटी, और नई एंटिटी बन जाती है, जैसे कि मारुति सुजुकी दोनों मिल गए और मारुति सुजुकी एक नया एंटिटी बन गया अंडर शेयर्ड कंट्रोल, और कंट्रोल दोनों का शेयर्ड रहता है, दोनों का कंट्रोल रहता है उस पर। इन इंडिया जॉइंट वेंचर कंपनीज आर बेस्ट वे टू डूइंग बिजनेस, देयर आर नो सेपरेट लॉज फॉर दीज जॉइंट वेंचर, और जॉइंट वेंचर के लिए कोई सेपरेट लॉ नहीं है इंडिया में। द कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया ट्रीटेड द सेम एज डोमेस्टिक कंपनी, तो इसको एक तरीके से डोमेस्टिक कंपनी ही माना गया, जबकि ये जॉइंट वेंचर थी, ये तो जापान का था ना, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है टाइप्स ऑफ जॉइंट वेंचर करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आपकी जो ये क्लास है ये फिनिश हो जाएगी, सॉरी क्लास नहीं, ये चैप्टर जो है चैप्टर 3 ये फिनिश हो जाएगा। सो गाइस, आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी हो क्लास के रिगार्डिंग, या इसमें आपको कुछ समझ ना आए हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे।